सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इसमें सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जोरडिक्शन में मौजूद तमाम फैसलों के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया। एक्ट की कॉपी सुप्रीम कोर्ट में जमा, कानून जुमे से नाफिज होगा। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट से नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। वो अपनी सजाओं के खिलाफ नजरसानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, दूसरी बार नजरसानी या क्रिएटिव रिव्यू के हमारे कानून में गुंजाइश ही नहीं। नए कानून के तहत आर्टिकल 184(3) की अपील के तहत रिलीफ आम आदमी को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट अब कानून बन चुका है। नई एक्ट के तहत नजरसानी का दायरा इख्तियार अपील जैसा ही होगा। अब नजरसानी अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच ही सुनेगा। अटॉर्नी जनरल ने 3 रुकनी मौजूदा बेंच पर एतराज उठा लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, यह तो बड़ा ही दिलचस्प मामला होगा। ये अदालत अदलिया की आज़ादी के बुनियादी हक को भी देखती है। हालात जिस नहज पर पहुंच चुके, सबको मुस्बत किरदार अदा करना होगा। चीफ जस्टिस को वफाकी हुकूमत का जारहाना अंदाज इख्तियार करने से गुरेज का मशवरा दे दिया। वजीर आजम किसी अदालत को जवाबदेह नहीं और कोई फर्द वाहिद पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकता। वजीर आजम के मावून खुसूसी इरफान कादिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क का अहम मसला अदलिया पार्लियामान से मुतल्लिक है। आइन दायरे में रहने वाले एहतराम के काबिल हैं। हमें आइन की इज्जत और तकरीम करनी चाहिए। सब इदारे आइन के ताबे हैं। दुनिया भर में जमहूरी इदारे अपने दायरा कार में रहते हैं। हुकूमत की तरजीह मुल्की मईशत नहीं, तहरीक इंसाफ का खात्मा है। इस्टेब्लिशमेंट किस तरह मुल्क को मुकम्मल माशी तबाही की तरफ जाने दे रही है। मुल्की मईशत तबाही के दहाने पर है। PDM की फस्ताई हुकूमत में मौजूदा सूरत हाल पर परवेज मुशर्रफ दौर के मार्शल लॉ से भी बदतर करार दे दिया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, फस्ताई हुकूमत ने कानून की हुक्मरानी को पसे पुष्ट डाल दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में साबिक वफाकी वजीर असद उमर की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। कल सुनाया जाएगा। अदालत के बाहर सहाफ़ी के सवाल पर असद उमर ने कहा, वोट सिर्फ इमरान खान का है। कोई हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कह चुका हूँ, पार्टी का हिस्सा हूँ। मुश्किल वक्त में भुट्टो भी अकेले रह गए थे। पीपल्स पार्टी में कोई नहीं बचा था। दूसरी जानिब अदालत पेशी के मौके पर सेनेटर एजाज चौधरी PTI छोड़ने के सवाल पर आपदीदा हो गए। पार्टी से अलहदगी की खबरों को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। जब दहशत गर्दी की जंग शुरू हुई तब मेरी उम्र 18 साल थी। हम बेघर हुए और माँ जिंदा लाश बन गई। पर्दादार बहनों को राशन के लिए लाइनों में लगते देखा और परदेश में वालिद रोते थे। जिस घर को बनाया वो मिट्टी का ढेर हो गया। हमारी जुबानों पर शिकवा तक नहीं आया। कभी पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहा। हमने टुकड़े समेटे और अपने शहरों की तामीर में लग गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद का ऑडियो बयान जारी कर दिया गया। कहा, आज हम पर दहशतगर्दी और गद्दारी के फतवे लगाते हैं। ये लोग कौन हैं? PDM ने पहले प्रोग्राम में पाकिस्तान और पाकिस्तानी अदारों के बारे में जहर उगला।
रूपोश रहनमा साहिब अपने लीडर की तरह चारपाई के नीचे ना छुपें, दिलेरी दिखाएं, सामने आए। मुस्लिम लीग नून के रहनमा तलाल चौधरी का मुराद सईद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुराद सईद छुपकर नहीं, सियासतदानों की तरह सामने आकर बात करें, भड़के ना मारे, अपने लीडर के साथ खड़े होने की जुर्रत करें। आपका लीडर अकेला रह गया है, आपको आवाजें दे रहा है। तरीन ग्रुप सरगर्म, जहांगीर तरीन और अलीम खान की मुलाकात, नई पार्टी बनाने पर इत्तफाक। प्रेशर ग्रुप बनाने के बजाय नई सियासी पार्टी बनानी चाहिए। नई सियासी पार्टी बनाने से अवाम के हकूक का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ में नए सियासी पार्टी का ऐलान कर दिया जाएगा। अगले 72 घंटों में जहांगीर तरीन अहम सियासी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जहांगीर तरीन के हमरा PTI से लाताल्लुकी करने वाले सियासतदान भी मौजूद होंगे। ख़वातीन से नारवा सलूक पर चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस ले, सिर्फ मुझे सियासत से बाहर रखने के लिए मुल्क को तबाह ना करे। जितने लोग तोड़ने हैं जल्दी तोड़ लें, वक्त ज़ाया ना करें, मुल्क को बचाने की खातिर फौरी इंतखाबात का ऐलान करें। इमरान खान ने कहा, राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ख़वातीन के साथ नारवा और गैर इंसानी सलूक से मुतल्लिक तमाम शकूक व शुबहात दूर कर दिए हैं। अब या तो इन्हें खौफ है कि ख़वातीन रहा होकर बदसलूकी से मुतल्लिक बताएंगी या फिर इनसे कुछ मिस हैंडल हो गया। ख़वातीन से बदसलूकी से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जेल में कैद ख़वातीन के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इमरान खान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, जिन्ना हाउस हमले में जो मुलविस हुआ, ख्वाह जानता भी हो बाअसर हो, इसे नहीं छोड़ा जाएगा। खतीजा शाह पुलिस की हिरासत में है। 9 मई को 32 ख़वातीन गिरफ्तार हुई थी, जिनमें से 11 जेल में है। माओ बहनों का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। इमरान खान क्रिकेट से अब दहशत गर्दों का कप्तान बन चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ का अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, मुल्क में एटम बम की बुनियाद रखने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले नवाज शरीफ को हाई जैकर बनाकर जिला वतन किया गया। CPEC लाने वाले को वक्त के मुनसिफों ने नाअहल कर दिया। ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोकना अफसोसनाक अमल है। जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी वो नजरिया ज़रूरत के तहत कई बार पार्टियां बदल चुके हैं। मुल्क सरहदों से नहीं अंदर से टूटते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, पाकिस्तान में चादर और चार दीवारी की बेहुरमती से लोगों के दिल टूट चुके, जिन्हें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जब कौम हौसला हार जाती तो मुल्क सियासी, माशी और इक़्तिसादी तौर पर बैठ जाते हैं। GHQ हमला और जलाओ घेराव का मामला। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने हमले में नामजद 8 मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करने की मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने MPO के तहत नजरबंद शहरियों और 40 PTI कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हाजी मोहम्मद को MPO के तहत नजरबंद करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया।
ترکیہ کے صدارتی انتخاب کے حتمی مرحلے میں صدر رجب طیب اردوغان کی بڑی کامیابی، مسلسل تیسری بار صدر منتخب اردوغان کی جیت کی خوشی میں ترکیہ بھر میں ان کے حامی سڑکوں پر نکل آئے اور فتح کا جشن منایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعظم عمران خان سمیت دیگر ملکوں کے سربراہان نے رجب طیب اردوغان کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ آپ نے ہمیں دوبارہ یہ ذمہ داری دی، سب مل کر اسے ترکی کی صدی بنائیں گے۔ آج کوئی نہیں ہارا، آج کا فتح صرف اور صرف ترکیہ ہے۔ ترکیہ کے صدارتی انتخاب کے حتمی مرحلے میں کامیابی کے بعد صدارتی محل سے عوام کے بڑے مجمع سے رجب طیب اردوغان کا خطاب۔ اور ایشیا کپ معمہ بن گیا، بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی ہائیبرڈ ماڈل کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ بھارتی صحافی کا دعویٰ، کہا بی سی سی آئی صدر جے شاہ ایشیا کپ کی میزبانی کرنے والے ملک یا ممالک اور شیڈیول سے متعلق حتمی فیصلہ آئی پی ایل کے فائنل کے موقع پر کریں گے۔ ایشیا کپ سری لنکا میں کرائے جانے کا امکان۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال منج۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں پنجاب میں انتخابات پر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت کی۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ سپریم کورٹ نظر ثانی ایکٹ اب قانون بن چکا ہے۔ نئے ایکٹ کے تحت نظر ثانی کا دائرہ اختیار اپیل جیسا ہی ہوگا۔ اب نظر ثانی اپنا فیصلہ دینے والے بینچ سے بڑا بینچ ہی سنے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا، یہ تو بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہو گیا۔ یہ عدالت عدلیہ کی آزادی کے بنیادی حق کو بھی دیکھتی ہے۔ آپ اس سے متعلق حکومت سے ہدایت لے لیں۔ چیف جسٹس نے وفاقی حکومت کو جارحانہ انداز اختیار کرنے سے گریز کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ حالات جس نہج پر پہنچ چکے، سب کو مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جمعرات کو دوسرے کیس میں عدالت بیٹھے گی، ہم چاہتے ہیں دوسرے فریق کو بھی اس قانون کا پتہ چلے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ دوسرے فریق کو اس نئے قانون کا پتہ ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آج علی ظفر نظر نہیں آئے، لیکن انہیں سینٹ سے علم تو ہو گیا ہوگا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ عدالت کا ذہن کسی قانون کو ختم کرنے کا نہیں، اب ہم یہ قانون کیوں توڑے، صرف عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کریں گے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جتنے کمیشن بنتے رہے، ان میں چیف جسٹس کے نامزد لوگ شامل ہوئے۔ عدالتی روایات کو ختم نہ کریں، معاملات کو خفیہ نہیں رکھا جانا چاہیے۔ آپ کے چیف جسٹس پر تحفظات تھے، اسے تاریخ کا حادثہ کہہ لیں، مگر چیف جسٹس ایک ہی ہوتا ہے۔ چیف جسٹس کے اختیارات قائم مقام ہی استعمال کر سکتا ہے۔ ماضی میں چیف جسٹس کمیشن کے لیے جج نامزد کرتا تھا اور جج نامزد ہونے کے بعد حکومت ان کا نوٹیفیکیشن کرتی تھی۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 قانون بن گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے دستخط کر دیے۔ قانون بننے کے بعد اب جہانگیر ترین اور نواز شریف اپنی نااہلی کے خلاف اپیل دائر کر سکیں گے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کے اوریجنل جورسڈکشن میں موجود تمام فیصلوں کی خلاف اپیل کا حق دے دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 قانون بن گیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے دستخط کر دیے۔ قانون بننے کے بعد اب جہانگیر ترین اور نواز شریف اپنی نااہلی کے خلاف اپیل دائر کر سکیں گے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن موجود ہیں، تمام فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دے دیا گیا ہے۔
वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट से नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी सज़ाओं के खिलाफ नज़रसानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं, लिहाजा इनको फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 184(3) में अदालत का फैसला पहला और आखिरी तसव्वुर होता था। दूसरी बात, नज़रसानी या क्रियोरमेंट रिव्यू के हमारे कानून में गुंजाइश ही नहीं थी। नए कानून के तहत आर्टिकल 184(3) की अपील के तहत रिलीफ आम आदमी को मिलेगा। वफाकी वज़ीर कानून का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट 2023 पर कौमी असम्बली सेनेट में बाकायदा बहस हुई थी। एक्ट कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया तो इस पर बहस बराह रास्त नशर भी हुई। उनका कहना था कि सदर मुमलिकत जो हर बिल वापस भिजवा देते थे, उन्होंने नजरसानी के कानून की मंजूरी दे दी है। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट के तहत माजी के किसी भी मुकदमे में नजरसानी दायर की जा सकती है। वज़ीर आज़म के मावून ख़ुसूसी कानूनी इस्लाहात और एहतसाब इरफान कादिर का कहना है कि वज़ीर आज़म किसी अदालत को जवाबदेह नहीं और कोई फ़र्द वाहिद पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकता। मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि मुल्क का अहम मसला अदलिया पार्लियामान से मुतल्लिक है, आइनी दायरे में रहने वाले एहतराम के काबिल है, हमें आइन की इज़्ज़त और तकरीम करनी चाहिए। उनका कहना था कि सब इदारे आइन के ताबे हैं, दुनिया भर में जमहूरी अदारे अपने दायरा कार में रहते हैं। ये नहीं होता कि एक इदारा दूसरे पर चढ़ दौड़े। मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले अगर आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं तो इनकी भी इज्जत है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मावून ख़ुसूसी कानूनी इस्लाहात व एहतसाब इरफान कादिर का कहना है कि वज़ीर आज़म किसी अदालत को जवाबदेह नहीं और कोई फ़र्द वाहिद पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकता। मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि मुल्क का अहम मसला अदलिया पार्लियामान से मुतल्लिक है, आइनी दायरे में रहने वाले एहतराम के काबिल हैं, हमें आइन की इज़्ज़त और तकरीम करनी चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया। जज राजा जवाद अब्बास दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला कल सुनाएंगे। दूसरी जानिब अदालत में पेशी के मौके पर PTI रहनुमा असद उमर ने सहाफ़ियों के कुछ सवालात के जवाब दिए, कुछ के गोल मोल जवाब दिए और कुछ के टाल के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि पार्टी में कोई फ़ाल किरदार अदा करेंगे। असद उमर ने जवाब दिया कि आपको पता है वोट सिर्फ इमरान खान का है, कोई हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह से तीसरी अदालत में पेश हुआ हूँ। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप लाहौर जा रहे हैं, इमरान खान से मुलाकात करेंगे? असद उमर ने जवाब दिया कि जी शायद मुमकिन है कि इमरान खान से मुलाकात कर लूँ। सहाफ़ी ने दरियाफ्त किया कि PTI पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा पहुँची तो इससे क्या करना चाहिए? असद उमर ने इस बात का जवाब टाल गए और कहा कि इस पर किसी दिन आराम से तफसीली बात करेंगे। सहाफ़ी ने पूछा कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कहता है दबाव नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? असद उमर ने जवाब दिया कि जो कह रहे हैं आप उनसे पूछें। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या एक जैसा स्क्रिप्ट लिखा गया जो एक जैसी बात कर रहे हैं? असद उमर ने जवाब में कहा कि मेरे हवाले से आप ऐसी बात नहीं कर सकते, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ थी। भुट्टो साहिब पर जब मुश्किल वक्त आया था तब बाकी लीडर कहाँ गए थे? पीपल्स पार्टी में कोई नहीं बचा था। मुस्लिम लीग काफ ने जब 2002 में हुकूमत बनाई थी, इसमें सारे मुस्लिम लीग नून वाले थे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि बाबर अवान ने कहा कि डेप्यूटेशन पर आए हुए लोग वापस जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? असद उमर ने कहा कि आप जितनी बार मर्जी पूछे, मैं पार्टी में ही हूँ। जलसों और TV प्रोग्राम में फैसला नहीं होना चाहिए कि किस सियासतदान ने सही किया या गलत। ये नहीं होना चाहिए कि जो सियासी मुखालिफ है इसे इंतकाम का निशाना बनाया जाए। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, जो कानून तोड़ता है इसे सज़ा होनी चाहिए। सहाफ़ी ने दरियाफ्त किया कि हालात कब तक बेहतर होंगे? असद उमर ने जवाब दिया कि इदारा शुमारियात की रिपोर्ट आ गई है, 25 करोड़ की आबादी है जो शायद मुश्किलात का शिकार हो चुकी है।
तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आपदीदा हो गए और पीटीआई छोड़ने के इम्कान को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अस्करी टावर हमला, फायरिंग और जलाओ घेराव के केस की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि एजाज चौधरी की अस्करी टावर हमला केस में गिरफ्तारी डाली गई है। थाना गुलबर्ग के मुकदमा नंबर 2171 में वो नामजद है। उनका फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना है। मुलजिम से मोबाइल फ़ोन की बरामदगी और मज़ीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड में तोसी का हुक्म दिया जाए। अदालत ने एजाज चौधरी के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें 14 रोज़ जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। समाअत के बाद मीडिया के सवालात के जवाब देते हुए एजाज चौधरी ने कहा कि मेरे हवाले से कोई कह सकता है कि पार्टी छोड़ूंगा। इमरान खान ने कहा है ये ला इलाहा इल्लल्लाह की तहरीक है। एक बात और कहूँगा कि अगर चाह बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे ही हुक्म अज़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह। तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनमा मुराद सईद ने ऑडियो बयान जारी कर दिया। ट्विटर पर जारी ऑडियो बयान में मुराद सईद ने कहा कि जब दहशतगर्दी की जंग शुरू हुई तब मेरी उम्र 18 साल थी। हम बेघर हुए और माँ जिंदा लाश बन गई। जो नेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने के ख्वाब देखता था उसका मुस्तकबिल तारीक हो गया। उन्होंने कहा कि पर्दादार बहनों को राशन के लिए लाइनों में लगते देखा और परदेश में वालिद रोते थे, जिस घर को बनाया वो मिट्टी का ढेर हो गया। हमारी जुबानों पर शिकवा तक नहीं आया, कभी पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहा। हमने टुकड़े समेटे और अपने शहरों की तामीर में लग गए। साबिक वजीर का कहना था कि आज हम पर दहशतगर्दी और गद्दारी के फतवे लगाते हैं। ये लोग कौन है? पीडीएम ने पहले प्रोग्राम में पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के बारे में जहर उगला। ये सारे हमें हुब्बुल वतनी का दर्स देते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनमा तलाल चौधरी ने मुराद सईद के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि रूपोश रहनमा साहिब अपने लीडर की तरह चारपाई के नीचे ना छुपे, दिलेरी दिखाएं, सामने आए। तलाल चौधरी का कहना था कि मुराद सईद छुपकर नहीं, सियासतदानों की तरह सामने आकर बात करे, बढ़ के ना मारे, अपने लीडर के साथ खड़े होने की जुर्रत करे। तलाल चौधरी ने कहा कि मुराद सईद साहिब लीडर अकेला रह गया है, आपको आवाज़ें दे रहा है, बयानबाजी की बजाय रहनुमाई के लिए सामने तो आए। उनका कहना था कि पीडीएम का कोई लीडर तो दूर, कारकुन भी आपकी तरह रूपोश नहीं हुआ। पीडीएम के लीडरों ने मुश्किल तरीन हालात का मैदान में रहकर मुकाबला किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि दहशतगर्दों की तरह रियासत पर हमला करोगे तो इस दहशतगर्दों की तरह रूपोश तो होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम आपको दहशतगर्द नहीं कह रहे, आवाम कह रही है। आपकी हरकतों की वजह से आप दहशतगर्दी के खिलाफ थे तो खुद दहशतगर्द क्यों बन गए? उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को वापस लाकर क्यों आबाद किया, जेलों से क्यों रहा किया। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि आपने सियासी जद्दोजहद की बजाय तोड़फोड़, इदारों और कौम में दरार पैदा करने की साजिश की। लाहौर में सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन और अलीम खान की मुलाकात हुई, जिसमें नई सियासी पार्टी बनाने से मुतल्लिक मुशावरत हुई। अलीम खान ने जहांगीर तरीन और उनके साथियों के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। ज़ोहराने में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूदा और साबिका शख्सियात ने शिरकत की। ज़ोहराना अलीम खान की रिहाइशगाह पर दिया गया। ज़ोहराने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर ओन चौधरी भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में नई सियासी पार्टी बनाने से मुतल्लिक जहांगीर तरीन की अलीम खान से मुशावरत हुई। इस मौका पर शुरका ने तजवीज़ दी कि हमें कोई प्रेशर ग्रुप बनाने के बजाय नई सियासी पार्टी बनानी चाहिए। नई सियासी पार्टी बनाने से अवाम के हकूक़ का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर ओन चौधरी ने भी नई जमात बनाने पर इसरार किया। शुरका का कहना था कि मज़ीद रहनुमा पीटीआई छोड़ना चाह रहे हैं, उन्हें एक नया प्लेटफार्म मिलना चाहिए। ज़राए के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ में नई सियासी पार्टी का ऐलान कर दिया जाएगा। अगले 72 घंटों में जहांगीर तरीन अहम सियासी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کی ترجیح ملکی معیشت نہیں تحریک انصاف کا خاتمہ ہے۔ ایک بیان میں عمران خان نے سوال کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح ملک کو مکمل معاشی تباہی کی طرف جانے دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے، لیکن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تحریک انصاف کا خاتمہ ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے مزید کہا کہ پی ڈی ایم کی فسطائی حکومت میں موجودہ صورتحال پرویز مشرف دور کے مارشل لا سے بھی بدتر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت تباہی کی کھائی میں گرتی چلی جا رہی ہے۔ ڈالر کے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ نرخ میں فرق 30 روپے تک جا پہنچا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے عمران خان کے الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا کہ خواتین سے بدسلوکی سے متعلق پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جیل میں قید خواتین کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی کر رہی ہیں۔ محسن نقوی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جناح ہاؤس حملے میں جو ملوث ہوا خواہ جتنا بھی با اثر ہو اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی تک عمران خان کی نظر بندی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ ختیجہ شاہ پولیس کی حراست میں ہے۔ 9 مئی کو 32 خواتین گرفتار ہوئی تھی، جن میں سے 11 جیل میں ہیں۔ ماؤ بہنوں کا تحفظ میری ذمہ داری ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ عمران خان کرکٹ سے اب دہشت گردوں کا کپتان بن چکا ہے۔ شیخ پورہ میں یوم تکبیر پر عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں ایٹم بم کی بنیاد رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر جلا وطن کیا گیا۔ سی پیک لانے والے کو وقت کے منصفوں نے نااہل کر دیا۔ جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ آڈیو لیکس کمیشن کو کام سے روکنا افسوسناک عمل ہے۔ وقت کے منصفوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ جتنے لوگ نے پارٹی چھوڑی وہ نظریہ ضرورت کے تحت کئی بار پارٹیاں بدل چکے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ملک سرحدوں سے نہیں اندر سے ٹوٹتے ہیں۔ پاکستان میں چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی سے لوگوں کے دل ٹوٹ چکے ہیں، جنہیں جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب قوم حوصلہ ہار جاتی ہے تو ملک سیاسی، معاشی اور اقتصادی طور پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف خود تحریک استقلال اصغر خان رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے۔ دستے شفقت ملنے پر گیٹ نمبر 4 سے ایکسائز منسٹری ملی۔ شہباز شریف کے بارے میں اعجاز الحق کا تبصرہ ہی کافی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بمپر کراپس کہنے والے گندم خریداری کا 30 لاکھ ٹن شارٹ فال بتا رہے ہیں۔ میرے اداروں سے درخواست ہے کہ ملک میں پھیلنے والی افواہوں کا سدباب کریں۔ ہر افواہ کے پیچھے کوئی سازش چھپی ہوتی ہے۔ IMF کے بغیر مصنوعی بجٹ تیار کیا جا رہا ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ اور جنرل ہیڈ کوارٹر پر حملے میں نامزد 8 ملزمان کو ملٹری کورٹس کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 8 نامزد ملزمان کو ملٹری کورٹس کے حوالے کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ملک رفاقت علی کی جانب سے دائر کی گئی۔ سماعت کے بعد عدالت نے نامزد 8 ملزمان کو ملٹری کورٹس کے حوالے کرنے کی استدعا منظور کر لی۔ ملزمان علی حسن، لال شاہ، شہریار ذوالفقار، فرحات خان پر تھانہ سول لائنز میں مقدمہ درج ہے، جبکہ ادریس
عمر فاروق، راجہ احسان اور عبداللہ کے خلاف تھانہ آرے بازار میں مقدمہ درج ہے۔ 8 ملزمان اڈیالہ جیل راولپنڈی میں قید ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایم پی او کے تحت نظر بند شہریوں اور 40 پی ٹی آئی کارکنان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی ایم شیخ نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت محکمہ داخلہ سندھ اور پولیس حکام سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے کا مسئلہ ہے۔ عدالت نے حاجی محمد کو ایم پی او کے تحت نظر بند کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ یہ ایک شہری کی آزادی کا مسئلہ ہے، نظر بند کیے جانے والوں کے خلاف کیا مواد ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم درخواست گزاروں کے خلاف مواد پیش کر دیں۔ حلقہ پی پی 49 ناروال سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر سجاد مہیس نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ فوج اور فوجی ادارے ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جن شرپسند نے ہمارے ان اداروں اور تنصیبات پر حملہ کیا، انہیں سزا ملنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ دل خراش واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں، واقعات سے مجبور ہو کر پی ٹی آئی سے لا تعلق کا اعلان کرتا ہوں۔ میں پی ٹی آئی کے تمام عہدوں پر اور پی پی 49 کے ٹکٹ سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں۔ سجاد مہیس نے کہا کہ آج کے بعد میرا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سجاد مہیس نے 2018 کے عام انتخابات میں اسی حلقے سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کے دوران اسحاق ڈار نے کہا کہ اسٹیٹ بینک ملک میں اسلامک فائنانس کے فروغ کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے اور گورنر اسٹیٹ بینک نے اسلامک فائنانس کے فروغ کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ اسلامک فائنانس سے غربت کے خاتمے اور فائنینشیل سینٹر کی ترقی میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں اسلامک فائنانسنگ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور نان مسلم ممالک میں اسلامک فائنانسز کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ نظام کو زیادہ تک ادھار پر نہیں چلایا جا سکتا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان اس وقت غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے۔ مشکلات سے نکلنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نظام کو زیادہ دیر تک ادھار پر نہیں چلایا جا سکتا۔ بدقسمتی سے گزشتہ حکومت کے نامناسب رویے سے سرمایہ کار واپس چلے گئے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ منصوبے کے خلاف سازشیں بھی ہوئی، ایسا کہنا تھا احسن اقبال کا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر سطح پر اقدامات کیے گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ نے چیف سیکرٹری کو دھمکانے کے کیس میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تھانہ انڈسٹریل ایریا گجرات میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف انسداد دہشت گردی کے تحت درج مقدمے پر سماعت ہوئی۔ وکلاء کی جانب سے رانا ثناء اللہ کی حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 28 جون تک ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ 28 جون کو وفاقی وزیر داخلہ پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اس سے قبل گجرات پولیس نے مقدمے کو خارج کر کے اخراج رپورٹ عدالت میں جمع کرائی تھی۔ عدالت نے پولیس کی رپورٹ کو خارج کرتے ہوئے ملزم کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے چلڈرن ہسپتال میں حملے کی مبینہ غفلت سے ایک بچے کے انتقال اور دوسرے کی حالت تشویشناک ہونے کے معاملے پر ایکشن لے لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر محکمہ صحت نے واقعے سے متعلق 4 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ ایڈیشنل سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ سمیت 4 رکنی ٹیم واقعے کی تحقیقات کرے گی۔ کمیٹی میں ایڈیشنل سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ،
प्रोफेसर अजहर, प्रोफेसर आमिर नसीर और मुश्ताक अहमद शामिल हैं। इस हवाले से जारी मुरासले में कहा गया कि कमेटी बच्चे के जाबाहक होने की वजूहात की मुकम्मल तहकीकात करे, शफाफ इंक्वायरी के लिए रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल और ज़रूरी शवाहिद इकट्ठे किया जाए। मुरासले में मजीद कहा गया कि कमेटी शवाहिद और रिकॉर्ड की रोशनी में जिम्मेदारों का तयन करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट में 24 घंटों में सिफारिशात पेश करने की पाबंद होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान पंजाब हुकूमत को हटाने के लिए दायर दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने मुकामी वकील जमान विद की एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत को फरीक बनाया गया। अदालत ने दरख्वास्त को इस नौयत की दीगर दरख्वास्तों के साथ लगाने की हदायत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निगरान हुकूमत का तकर्रुर 90 रोज़ के लिए अमल में लाया गया था। 90 रोज़ गुजरने के बाद निगरान हुकूमत और कबीना की आइनी हैसियत ख़त्म हो गई है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत निगरान पंजाब हुकूमत को ओहदे से हटाने का हुक्म दे। तुर्किया के सदारती इंतखाब के हतमी मरहले में सदर रजब तैयब एर्दोगान को बड़ी कामयाबी मिल गई। मुसलसल तीसरी बार सदर मुंतखब हो गए। हतमी मरहले में पोलिंग का सिलसिला मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है और अब तक 98.06% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। नताइज के मुताबिक सदर एर्दोगान 52.12% वोट लेकर आगे हैं, जबकि अपोजिशन उम्मीदवार कमाल कलिचदारोग्लू 47.88% वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। एर्दोगान की जीत की खुशी में तुर्किया भर में उनके हामी सड़कों पर निकल आए और फतह का जश्न मनाया। सदर एर्दोगान ने भी इस्तांबुल में हज़ारों हामियों से खिताब किया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तैयब एर्दोगान को तुर्किया के सदारती इंतखाबात में दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में सदर एर्दोगान को मेंशन करते हुए लिखा कि प्यारे भाई रजब तैयब एर्दोगान को एक बार फिर जमहूरिया तुर्किया के सदर का तारीख़ी इंतखाब जीतने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तैयब एर्दोगान का शुमार चंद ऐसे आलमी रहनुमाओं में होता है जिनकी सियासत की बुनियाद अवाम की खिदमत है। रजब तैयब एर्दोगान मज़लूम मुसलमानों की ताकत और उनके हकूक़ की एक मजबूत आवाज़ है। बिल्कुल आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तैयब एर्दोगान को तुर्किया के सदारती इंतखाबात में दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म ने अपनी ट्वीट में सदर एर्दोगान को मेंशन करते हुए लिखा कि प्यारे भाई रजब तैयब एर्दोगान को एक बार फिर जमहूरिया तुर्किया के सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएंगे बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल गुलबर्ग ब्रांच लाहौर के ज़ेर एहतमाम ग्रेजुएशन का इनेकाद हुआ, जिसमें क्लास 2 के बच्चों ने हिस्सा लिया। ग्रेजुएशन सेरेमनी में बच्चों ने ड्रामा और मुख्तलिफ इक़साम के जौहर दिखाए। बच्चों ने शुरका के दिल जीत लिए। वाइस प्रिंसिपल ने कोहिनूर न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू भी की। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल गुलबर्ग ब्रांच लाहौर के ज़ेर एहतमाम ग्रेजुएशन सेरेमनी का इनेकाद हुआ, जिसमें क्लास 2 तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। ग्रेजुएशन सेरेमनी में बच्चों ने ड्रामाओं और मुख्तलिफ इक़साम के आर्ट के जौहर दिखाए, जिससे सेरेमनी में आए वालिदैन खूब महसूस हुए। इस मौका पर वालिदैन और ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मिस फातिमा आरिफ ने कोहिनूर न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू की। आज की आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी? बच्चों की एफर्ट वगैरह सब बेहतरीन थी। बच्चों की तमाम काविश बहुत अच्छी थी। ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल में हम कोशिश ये करते हैं कि हम बच्चों को ना सिर्फ बेहतरीन तालीमी माहौल दें, बल्कि उनको उनकी तख्लीकी कोशिशों के लिए भी उनको एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे वो आके सब लोगों के सामने अपने टैलेंट का मुजाहरा करें। तो यकीनी तौर पे बेहतरीन काविश थी और हम बहुत खुश हैं कि आज बच्चों ने सब पेरेंट्स के सामने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो आज की आपको तकरीब कैसी लगी? कैसी परफॉर्मेंस? बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। इट वाज एन अमेजिंग शो।
and most importantly, it was amazing to see all the students perform so well and keeping the environmental health and the future aspects in mind. Unfortunately, Mrs. Williams couldn't be here, the principal of the school. I've actually been the student of Bloomfield Hall School myself and UCL. So I've grown up, this is actually my second home, and Mrs. Williams has been an amazing teacher. She's been an amazing academic coordinator. No, I thought it was great. I thought the children had a lot of confidence, which meant that they were well rehearsed and the teachers did a wonderful job, and I enjoyed it all. Wonderful. आप सोच नहीं सकती, मैं तो जा रही थी लंदन, but I stopped it and I'm so happy that my grandchild did so well. I cannot imagine Muhammad. He was a dwarf and he played the drum also, and I'm so happy, I can't tell you. I miss my seat, but I don't mind it at all. I had such a nice time. Honestly, this is the best part of my life. बच्चे इस कदर शाइन करके बाहर निकलते हैं कि आई एम टोटली स्पीचलेस. बेहतरीन बच्चों ने अपना सारा परफॉर्मेंस किया, टीचर्स, सारा स्टाफ, सारे पेरेंट्स, बच्चे, कोऑर्डिनेशन, Excellent. I think it was a great opportunity for the kids to showcase their talent, their confidence. All the teachers, all the staff, they really worked hard for this graduation ceremony, and I really wish them the best of luck for their future as well. So first of all, congratulations to you. आप लोग हेड गर्ल बने हो, तो आप लोगों को कैसा लगा होस्ट करके और आपको परफॉर्मेंसेस कैसी लगी? परफॉर्मेंसेस मेनली छोटे बच्चों की थी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की सब ने. उसमें टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने प्रैक्टिस करवाई उनको, और फिर हमारा होस्टिंग का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होगी सारा. So आप क्या कहेंगे? इस इवेंट से बहुत कुछ सीखा है हमने कि किस तरह होस्ट करते हैं, किस तरह एक ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं एंड छोटे बच्चों के साथ कैसे काम करते हैं. बट यस, आवर जूनियर्स हैव मेड अस प्राउड. प्रोग्राम के आखिर में स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मिस फातिमा आरिफ ने बच्चों में इनामात भी तकसीम किए. कैमरामैन शाहीन के साथ माइदा असलम, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर. यूनिवर्सिटी में लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता स्मार्ट क्लासरूम का इफ्तिताह कर दिया गया. स्मार्ट क्लासरूम का इफ्तिताह मेहमान खसूसी वफाकी वज़ीर बराए तालीम राना तनवीर हुसैन ने किया. वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा ने मेहमानों का इस्तकबाल किया. स्मार्ट क्लासरूम में क्या क्या सहूलियत फराहम की गई, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद आसिम राजा की रिपोर्ट में. लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता स्मार्ट क्लासरूम का इफ्तिताह कर दिया गया. मेहमान खसूसी वफाकी वजीर बराए तालीम व पेशा वराना तरबियत राना तनवीर हसन ने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में स्मार्ट क्लासरूम का इफ्तिताह फीता काट कर किया. जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता स्मार्ट क्लासरूम ऑनलाइन तालीम के जरिए तालब इल्म और असातिज़ा के दरमियान रवाबत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा. स्मार्ट क्लासरूम में 16 माइक्रोफोन, 30 वीडियो डिजिटल इमेज और 86 इंच का आइडिया हब भी लगाया गया है. तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि LCWU और हायर एजुकेशन कमीशन के दरमियान ताआवन यूनिवर्सिटी को स्मार्ट अदारे में तब्दील करने में अहम संगे मील साबित होगा. पाकिस्तान में तलबा को मियारी तालीम फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है. वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर बुशरा मिर्जा ने हायर एजुकेशन कमीशन के ताअवन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम तलबा को सीखने के बेहतरीन मौके फराहम करने और उन्हें डिजिटल दौर में बाख्तियार बनाने के लिए पुरअज़म हैं. तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी राना तनवीर हुसैन ने रोजगार और न्यूटेक के तलबा में कोर्सेज की कामयाबी पर डिग्रियां भी तकसीम की. तकरीब में डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर इंतजार अहमद, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी बाबर अली, डायरेक्टर ITB सबतैनुल हसन, डायरेक्टर जनरल PITB साजिद लतीफ के अलावा फैकल्टी मेंबरान और तलबा की कसीर तादाद.
डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर की खुली और एक कचहरी का इनेकाद डीएस ऑफिस में हुआ। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे मोहम्मद सुफियान सरवराज टोगर ने खुली कचहरी में मुलाजमीन और आम आवाम के रेलवे से मुतल्लिक मसाइल सुने। खुली कचहरी में मुलाजमीन की ट्रांसफार्मर, पोस्टिंग, घरों की अलाटमेंट और मरम्मत, TLA पर भर्ती से मुतल्लिक शिकायत ज़ेर बहस आई। खुली कचहरी में पेंशन और वाजिबात समेत मैरिज ग्रांट की अदायगी से मुतल्लिक भी शिकायत सुनी गई। क्वार्टरों के किराए पर देने की शिकायत पर DS रेलवे ने इंक्वायरी के अहकामात दिए। खुली कचहरी में 15 जबकि फेसबुक लाइव कचहरी में 8 शिकायत मौसूल हुई। MD वासा गफरान अहमद वासा मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म। वासा में 14 जूनियर पंप ऑपरेटर्स को सीनियर पंप ऑपरेटर और सीनियर पंप ऑपरेटर्स को उनके अगले स्केल में तरक्की दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद इरफान के ज़ेर क़यादत डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इनेकाद किया गया, जिसमें वासा के 14 जूनियर पंप ऑपरेटर्स को सीनियर पंप ऑपरेटर्स और 5 सीनियर पंप ऑपरेटर्स को अगले स्केल में तरक्की दे दी गई, जो कि अरसा दराज से अल्तवा का शिकार थी। इस मौका पर मुलाजमीन ने MD वासा गफरान अहमद और डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद इरफान का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक़िदा ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। रोज़नामा आफ्ताब के बानी और कायद और आले पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के मरकज़ी रहनुमा मुमताज़ अहमद ताहिर की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए कानून और पार्लिमानी अमूर कंवर दिलशाद, सदर APNS नाज आफरी, सरमद अली, सेक्रेटरी APNS मुजीबुर रहमान शामी, साबिक़ वफाकी वज़ीर हामिद सईद काज़मी, जमील अतर और अखबारी सनत और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीगुर रहमान का कहना था कि मुमताज़ अहमद ताहिर मरहूम अपनी ज़ात में एक इदारा थे। मरहूम नज़रियाती सहाफ़त के इल्मबरदार और नहायत वाज़ेदार शख्सियत के हामिल थे। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुमताज़ अहमद ताहिर ने APNS के प्लेटफार्म से इलाकाई अखबारात की तरक्की और तरवीज के लिए बेपाया काम किया। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सूबा भर में सेफ फूड जोन बनाए जाएंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी के DG राजा जहांगीर अनवर ने लेक सिटी से बाकायदा तौर पर सेफ फूड जोन का इफ्तिताह कर दिया। सोसाइटी में मौजूद फूड पॉइंट्स के अमले को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मजीद जानते हैं उस्मान मुगल की रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी का लाहौरियों के लिए शानदार इकदाम। पंजाब भर में 3000 सेफ फूड जोन बनाने का मंसूबा शुरू। लेक सिटी से इफ्तिताह कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी राजा जंगीर अनवर ने सेफ फूड जोन का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब भर की तमाम गेटेड सोसाइटीज और टाउन में सेफ फूड जोन बनाए जाएंगे। सेफ फूड जोन मंसूबा अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट है जो लेक सिटी से शुरू किया जा रहा है। लेक सिटी में फरोख्त होने वाली तमाम अशिया खुदनोश बिलखसूस दूध, दही, गोश्त रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाएगा। सेफ फूड जोन मंसूबा के तहत सोसाइटी में मौजूद तमाम फूड पॉइंट की चेकिंग की जाएगी। चेकिंग के बाद फूड बिजनेस करने वालों को इस्लाह के लिए वक्त दिया जाएगा। फूड बिजनेस से मुतल्लिका अफराद को मुकम्मल मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। सोसाइटी के स्क्वाड को भी फूड की क्वालिटी चेक करने की तरबियत दी जाएगी। सोसाइटी के अंदर और एंट्री पॉइंट पर दूध और दीगर अशिया की चेकिंग की जाएगी। सोसाइटी के रहायशियों को मुफ्त ट्यूबेशनल स्क्रीनिंग और असाइनमेंट की जाएगी। रहायशियों को मुफ्त डाइट प्लान भी दिए जाएंगे। रहायशियों पर मुश्तमिल वॉलंटियर ग्रुप बनाकर इनकी मदद और इनके फीडबैक की बुनियाद पर खुराक से मुताल्लिक शिकायत का अजाला किया जाएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी के वॉलंटियर प्रोग्राम में शिरकत या खुराक से शिकायत और तजावीज़ के लिए 1223 पर इत्तला। मुस्लिम लीग नून साउथ अफ्रीका के ज़ेर एहतमाम यौम तकबीर के हवाले से पुरवकार तकरीब साउथ के दारुल खिलाफा पेट्रियोटिया में प्रिटोरिया में मुनक़िद हुई। साउथ अफ्रीका के तूल व अर्ज़ से पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। इस रंगारंग तकरीब का अहवाल जानते हैं मोहम्मद अमजद की इस रिपोर्ट में।
جی، پاکستان کے 25ویں یوم تکبیر کی سلور جبلی کی ایک خوبصورت تقریب کا اہتمام مسلم لیگ نون ساؤتھ افریقہ کی جانب سے دارالخلافہ پریٹوریا کے کمیونٹی ہال میں کیا گیا، جس کا آغاز تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ اس کے بعد دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ تقریب میں مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں پر مشتمل ہر طبقہ فکر کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جس میں مسلم لیگ نون ساؤتھ افریقہ کے صدر میاں نصیر احمد، انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پاکستانی جرنلسٹ کے صدر شاہد چوہان، پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن کے رہنماؤں، اوورسیز پاکستانی ایڈوائزری کونسل کے ممبر ڈاکٹر خالد مرزا، اقصا کے صدر حافظ محمد ندیم، عرفان ڈڈی، محمد اسجد اور دیگر رہنما نمایاں تھے۔ مقررین نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے محسنان پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، میاں محمد نواز شریف، افواج پاکستان اور دیگر کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا، ایٹمی قوت ہونے کی بنا پر دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ مقررین نے 9 مئی کے واقعات کی بھرپور مذمت کی اور افواج پاکستان سے بھرپور اظہار یکجہتی کا اظہار کیا۔ تقریب میں مسلم لیگ نون اوورسیز کے چیف کوآرڈینیٹر بیرسٹر امجد ملک کا پیغام بھی سنایا گیا۔ اس موقع پر میاں نصیر احمد، احمد رضا بٹ، بابو رشید، ڈاکٹر ہارون عباسی اور عظیم قصوری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان مسلم لیگ ساؤتھ افریقہ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس یوم تکبیر کے موقع پر انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں ایک عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا، جو کہ یوم پاکستان کی طرح یہاں پر منایا گیا ہے، اور اس پروگرام کی مناسبت سے میں یہ پورے پاکستانیوں کو، ہر قوم کے ایک ایک فرد کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کا دن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم تمام اختلافات کو بھول کر، سیاسی وابستگیوں کو بھول کر پاکستان کے استحکام، اس کی مضبوطی کے لیے کام کریں اور ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھا کر اس ملک کے استحکام کے لیے کامیابی سے اپنا کردار ادا کریں۔ جو میری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بہت اچھا پروگرام تھا، اور کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد، خالی کوانٹٹی نہیں تھی، کوالٹی بھی تھی، علماء کرام، ڈاکٹرز اور بزنس کمیونٹی بھی تھی۔ بہت میں ان کا شکر گزار ہوں، اور ساؤتھ افریقہ کے تمام شہروں میں یہ یوم تکبیر کا پروگرام ہوا۔ الحمدللہ ساؤتھ افریقہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اس ٹائم قلعہ بن چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں آگے لے کے چلیں گے اور کمیونٹی کی بڑھ چڑھ کے خدمت کریں گے۔ میں میاں نصیر احمد صاحب جو ہمارے مسلم لیگ نون ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو دل کی اتھاع گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے یہاں پہ آج یوم تکبیر کے حوالے سے ایک شاندار پروگرام کروایا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنی ہمارے سابقہ پروگرام ہیں اس میں سے یہ بیسٹ آف دا پروگرام تھا۔ 28 مئی کے حوالے سے یوم تکبیر کے حوالے سے یہاں پروگرام ہوا ہے، جس کے میزبان یہاں پاکستان مسلم لیگ این کے ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ میاں نصیر صاحب تھے۔ انہوں نے کمیونٹی کے لوگوں کو یہاں بلایا، ایک بڑی تعداد یہاں پہ جو ہے اس میں شریک ہوئی ہے۔ جو یوم تکبیر جو ہے 28 مئی صرف پاکستان کے حوالے سے بھی بہت اہمیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلموں کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل یہ دن ہے۔ آخر میں دارالعلوم پریٹوریا کے مولانا حفیظ نے پاکستان کی بقا، سلامتی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ محمد امجد، کوہ نور نیوز، پریٹوریا، ساؤتھ افریقہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔